Morning to everybody, and I welcome you again on Education Express channel. And as per the previous classes, we are discussing on input tax credit. So far we have tried to complete all sort of or different varieties on input tax credit as solution. Today I am taking up some unsolved questions, and that is today is question number 8 of पटेल चौधरी's बुक। 8वें क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं हम, जो पटेल चौधरी की बुक में दिया हुआ है और जिसकी शॉर्ट डिटेल्स आपके सामने इस प्रकार से है। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ और उससे ये पता लग जाएगा क्या हुआ। XYZ प्राइवेट लिमिटेड अपने ग्राहकों को राज्य के भीतर कर योग्य माल की पूर्ति में लगी हुई है, टैक्सेबल गुड्स में, तथा ये केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 22 के तहत पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, इच्छा तो कराए, इच्छा तो ना कराए। 18 फरवरी 2019 से इसने करयोग्य माल की अंतर्राज्यीय पूर्ति प्रारंभ की। इंटर स्टेट डीलिंग व्यापार इसने शुरू कर दिया। इससे पहले वो इंट्रा स्टेट राज्य का एक राज्य से एक राज्य में ही व्यापार कर रहा था, परंतु अब इसने 18 फरवरी 2019 से अंतर्राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार प्रारंभ कर दिया है। इसलिए इसने 25 फरवरी 2020 को पंजीकरण के लिए आवेदन किया। इसलिए इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 18 फरवरी को, और 25 फरवरी को इसके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया, ग्रांट हो गया कि ठीक है भाई आप व्यापार अंतर्राज्यीय कर सकते हैं। आगे ये कहता है इसका CGST, SGST एवं IGST कर दायित्व क्रमशः इतना था। जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो CGST की थी 26,000, SGST की भी 26,000 रुपये थी और IGST की 54,000 थी। आपको मालूम है कि IGST तभी लगता है जब व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है, अन्यथा CGST और SGST ही लगते हैं। ठीक है, CGST जो है सेंटर का हिस्सा है, SGST उसमें से राज्य का हिस्सा है, ये फ़र्क है दोनों में। और IGST तब लगेगा जबकि अंतर्राज्यीय व्यापार होगा, व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है तो। ओके, XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने 17 फरवरी 2020 को स्टॉक में धारित इनपुट के स्टॉक एवं उस पर चुकाए गए कर का निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया है। ये ब्यौरा उसने दिया है। अभी तक इनपुट रिसीव्ड 14/1/19 को इन स्टॉक में जो था वो 4,800 रुपये का था दोनों। IGST कुछ भी नहीं है। इनपुट रिसीव्ड लाइंग इन सेमी फिनिश गुड्स, तो इसका मतलब पहला रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, दूसरा फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया। उसमें 10,000 रुपये दोनों में है, CGST और SGST में। इनपुट रिसीव्ड फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स का जो स्टॉक था वो था 12,800 CGST और 12,800 SGST। जबकि दायित्व बनता है वो इस प्रकार बनता है, ये देखिए CGST का दायित्व बनता 26,000, उसमें से इतना ये हो चुका है, दे दिया है। SGST का 26,000, उसमें से इतना दे दिया है। IGST का 54,000 और अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। बस समझ में आ गई। ये तो है क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो उस पर उत्तर पर बात करें। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आइए अब हम उत्तर पर बात कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ
पेएबल टैक्स लाइबिलिटी तारीख कौन सी दे रखी है, इसको देखिएगा किस तारीख को ये कह रहा है। 20 मार्च 2020 is on 20 मार्च 2020 इस तारीख को है। पहले सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर CGST, फिर SGST और फिर IGST, क्योंकि ये भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि इसने अंतर्राज्यीय व्यापार फरवरी से शुरू कर दिया है, तो अब इसकी लायबिलिटी भी ज्ञात करनी है आपको। ये हो गया। ठीक है, आइएगा नंबर 1, इनपुट lying in stock on 14/1/19 को 14/1/20 को, और वो CGST का है 4800, SGST भी 4800, IGST भी कोई नहीं है। नंबर 2, इनपुट lying in semi-finished goods $10,000 दोनों में है, IGST में अभी कोई नहीं है। थर्ड, इनपुट of finished goods $12,800 in both the cases and nil in the IGST। क्लियर हो गया? ओके। टोटल देखिए, टोटल कितना था? 27,600, 27,600 इसका नील। टोटल पेड लेस टैक्स लायबिलिटी पेएबल, कर दायित्व जो देना है, $26,000 ये दे रखा नीचे। CGST का 26,000, SGST का, और IGST का देना है 54,000। अब ज़रा यहाँ तक का मीनिंग समझ लीजिएगा कि अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के स्टॉक में, जो 3 प्रकार के स्टॉक्स हैं, रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, इतना अमाउंट टैक्स का पे कर दिया है, जिसमें टोटल बन रहा है CGST 27,600, SGST 27,600 और IGST कोई टैक्स पे नहीं किया है। जबकि टैक्स पेमेंट करना है, ये बता रखा है लायबिलिटी इतना देना है आपको। CGST का देना है 26,000, ISGST का देना है 26,000
और 54,000 रुपये देने IGST के। तो अब नेट पेबल कितना है? बैलेंस अवेलेबल प्लस 1,600 CGST में, प्लस 1,600 IGST इसमें SGST में। ठीक है, फिर लिखिएगा दिस बैलेंस 1,600 प्लस 1,600 इज इक्वल टू 3,200 ट्रांसफर एडजस्टेड इन IGST। इस पैसे को वहाँ पर एडजस्ट किया जाए 3,200 को, तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा -1,600 इसमें से 1,600 लीजिएगा और यहाँ पर 3,200 इसको दे दीजिए। 1,600 रुपये जो बैलेंस बचा हुआ है SGST में से लेंगे, 1,600 रुपये CGST में से लेंगे और 3,200 बना वो दे देंगे, इसको IGST में एडजस्ट कर देंगे। अब देखिएगा नेट टैक्स लायबिलिटी पेएबल, शुद्ध दायित्व जो अब दिया जाना है, अब कितना पेमेंट करना है चेक करें। CGST नील, SGST नील और 54,000 में से 3,200 घटाइए, 41,800। ओह सॉरी, 50,800। यस, 50,800 गलती हो गई, 50,800। चेक कीजिए उत्तर चेक कीजिए। ये एडजस्टमेंट आपको करना है, बस इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें होंगे। हाँ, जब कैपिटल गुड्स का आ जाता है तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाता है, बाकी कठिन क्वेश्चंस नहीं होंगे इसमें। हाँ, आगे के टॉपिक में होते हैं थोड़े से, पर इस टॉपिक में ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? ओके। दिक्कत आएगी तो मेरे को ये लास्ट वाले टॉपिक में माइनस प्लस किया है ना आपने, वो चीज़ों में थोड़ा होगा नहीं। वो इसलिए कि देखिएगा यहाँ पर इतना टैक्स इसने पेमेंट किया, इतना पे करना था तो बच गया इतना, ऐसा ही इसमें इतना बच गया। ठीक है, अब ये जो बचत है वो इसमें एडजस्ट कर दें, क्योंकि उसमें कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई पेमेंट किया नहीं हमने, उसमें एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ से 1,600 रुपये निकाले जो बचत के थे, यहाँ से भी 1,600 रुपये निकाले जो बचत के थे, और वो इसको दे दिए 3,200 रुपये। यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, देने का मतलब ये हुआ। अब 54,000 रुपये देने थे IGST के, हम देंगे 50,800, 1,600 यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, ये है। समझ में आ गई बात? ओके, आइएगा, ये हो गया 8th। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है कुछ। क्वेश्चन नंबर 9th कहता है कंपोजिशन योजना वाले व्यापारी का आवर्त निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने पर स्टॉक में उपलब्ध माल में पूंजीगत माल में उपलब्ध इनपुट कर की जमा की गणना। अच्छा, ये अलग तरह का सवाल है। इसमें अब कैपिटल गुड्स आ रहा है, अभी तक कैपिटल गुड्स नहीं था इसमें। देखिए, केवल रॉ मटेरियल का ही स्टॉक है, चाहे मटेरियल का स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स हो, चाहे फिनिश गुड्स हो। अब रॉ मटेरियल के साथ साथ कैपिटल गुड्स भी आ रहा है, तो एक क्वेश्चन ये भी ले लें हैं।
कंपोजिशन स्कीम क्या होती है उसे बता दिए, तो फिर भी अभी चर्चा कर लेंगे इस पर। पहले इसे क्वेश्चन की जो मेन डिटेल है वो मैं उतार देता हूँ आपको, फिर इसका क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। थोड़ा पॉज कर देना इसे। Just see the question number 9th of Patel Chaudhary's book. मोहन एंड ब्रदर्स जो कंपोजिशन योजना के तहत कर का भुगतान कर रहे हैं का कुल आवर्त निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है तथा वे 1/4/2020 से नियमित योजना के तहत कर के भुगतान के लिए दायी हो जाते हैं। क्या वे इनपुट कर जमा का उपयोग कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो उपलब्ध इनपुट कर जमा की राशि की गणना कीजिए। मोहन एंड ब्रदर्स को 31/3/2020 को उपलब्ध जमा का विघटन निम्न प्रकार है। जो जमा इन्होंने कराया था इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इस तरह से दे रखा है। 31/3/2020 को 3 प्रकार की वेराइटी हैं और उनमें जो जमा कराया वो राशि बता रहा है। ओके, और ये तीनों प्रकार की अलग अलग राशि इसने इसमें बता रखी है। इसमें IGST आपके पास नहीं है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से पहले एक बात जान लें, बार बार ये बात उठ रही है कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। हालांकि पहले इस पर चर्चा की जा चुकी है, पर फिर सुन लीजिएगा। कंपोजिशन स्कीम लिखा दूंगा अभी, पहले सुन ले। कंपोजिशन स्कीम एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों के लिए बनाई जाती है। एक निश्चित धनराशि 25 लाख रुपए का अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम है, नागालैंड है, मिज़ोरम एट्सेट्रा, वहाँ कुछ अलग अमाउंट है। तो एक निश्चित राशि तक जिनका टर्नओवर ईयरली है तो उनको बार बार टैक्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक निश्चित राशि टैक्स का जमा करा दें। मान लीजिएगा कि राजस्थान में ये सीमा है कि भाई 75 लाख रुपए का जिनका टर्नओवर होगा साल भर में, 75 लाख रुपए तक का जिनका ईयरली टर्नओवर होगा, तो वो साल में एक बार 10,000 रुपये GST के जमा करा दें। तो वो 75 लाख हो, 74 लाख हो, 73 लाख हो, 70 लाख हो, इसके आसपास ही होगा। तो वो उसमें सारी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है कि बीजक लाओ और बीजक भेजो, किससे कितना टैक्स लिया, कितना CGST और SGST कलेक्ट किया और कितना पेमेंट किया, देने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। किसी तरह की पेपर फॉर्मेलिटी करने की कहीं आवश्यकता नहीं होती है, और केवल 10,000 रुपये वो गवर्नमेंट को GST के रूप में जमा कर देंगे। बाकी जो भी औपचारिकताएं हैं GST से रिलेटेड, उससे मुक्ति मिल जाएगी उनको। पर समझ में आ गई। ऐसे जो व्यापारी हैं वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। बस समझ में आ गई। तो कंपोजिशन स्कीम वह योजना है जिसके अंतर्गत छोटे व्यापारियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से बचने के लिए एक निश्चित धनराशि यदि वो विक्रय करते हैं तो उस विक्रय पर एक निश्चित धनराशि GST के रूप में एक बार भुगतान कर दें और पूरे साल भर के लिए बिना किसी परेशानी के मुक्त हो जाएं। उसमें फिर उन्हें किसी प्रकार की और GST संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु शर्त एक ही है, और वो शर्त ये है कि जो उस राज्य के लिए निश्चित टर्नओवर दिया गया है कि हर वर्ष, जैसे मान लीजिए राजस्थान के लिए 75 लाख रुपए निर्धारित किया, तो आपका टर्नओवर साल भर में 75 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
अब प्रश्न ये उठता है कि सर 75 लाख से कभी 75 लाख और 5,000 या 10,000 हो गया तो जब तक नहीं पकड़े गए तब तो ईमानदार है, और पकड़े गए उस दिन चोर है। तो जब इंस्पेक्शन हुआ और आपको डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया तो फिर जो पेनल्टी से जो कार्यवाही होनी चाहिए टैक्स लगने की, वो सारी कार्यवाही की जाएगी। फिर तो जिस प्रकार से जो टैक्स पेमेंट करने वाले हैं रजिस्टर्ड डीलर, उसके हिसाब से उनका सारा कैलकुलेशन किया जाएगा और टैक्स पेनल्टी सहित देना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक पकड़े नहीं जाए तब तक तो वो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है, और ईमानदारी से करें तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो कंपोजिट स्कीम ऐसे व्यापारियों के लिए निकाली गई है, बताई गई है। बात समझ में आ गई? ये है कंपोजिट। अब लिखना है क्या आपको? नहीं सर, समझ में आ गया? ओके। तो कंपोजिट स्कीम निश्चित प्रकार के व्यापारियों के लिए है जिनका कि सेल एक निश्चित धनराशि तक प्रति वर्ष होता है। केवल उन्हीं को ये होगा। उससे फ़ायदा ये है कि अनावश्यक जीएसटी संबंधी जो पेपर वर्क होता, औपचारिकताएं होती, रजिस्ट्रेशन कराओ और ये करो, हर 3 महीने बाद टैक्स की रिटर्न भरो, टैक्स कितना होता है वो जमा कराओ, इनपुट टैक्स क्रेडिट लो और ये करो वो करो, इन सब बातों से मुक्ति मिल जाती है, उसको इन परेशानी से बच जाता है। इसलिए ये इस स्कीम उन व्यापारियों के लिए लागू की गई। ओके, क्लियर होगी बात? चलें प्रश्न पर। प्रश्न समझ में आ गया आपके? आइए अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन जैसे अभी वाला प्रश्न किया था वैसा ही है। फ़र्क एक है कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिए, सीरियल नंबर 2 पर कैपिटल गुड्स आ गया है, और कैपिटल गुड्स है 22/9/2019 को, और हमें बनाना है 31/3/2020 को। और उसमें आपको मालूम है कि हर क्वार्टर पर 5% की कमी की जाती है, तो क्वार्टर का कैलकुलेशन इसमें करना होगा। चलिए आएगा तब बताएंगे, अभी फ़िलहाल तो ये शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एज ऑन 31/3/2020 सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। 2 ही प्रकार का टैक्स है, CGST और SGST। पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, जो का त्यों लिख लें उसको। और वो है इनपुट्स इन स्टॉक फर्स्ट पर। दोनों में 4,800। सेकंड को अभी छोड़ों से समझाना है, इसलिए अभी यहाँ पे इसको छोड़ दें। थर्ड को ले लें पहले। इनपुट्स इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, $3,200 इन बोथ दी केसेस, 3,200 रुपये। अब आइएगा सेकंड को, हमने स्पेस छोड़ रखा सेकंड के लिए, और सेकंड पर अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल गुड्स का है। कैपिटल गुड्स ओके। कैपिटल गुड्स हमारा दे रखा 9,600 रुपये का, ठीक है। तो कितना इसके आता है 9,600 का? ये प्रोक्योर किया था, प्राप्त किया था, रिसीव किया था
22/9/2019 को, और हमारा जो टैक्स पेमेंट का टाइम है, डेट है, वो 31/3/2020 तक। तो पहले वर्किंग नोट दे रहा हूँ मैं। फ्रॉम 22/9/2019 टू 31 मार्च 2020। कितने महीने हो गए? मंथ्स गिनिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सितंबर छोड़ दें, मार्च, 6 महीने, 6 मंथ्स हो गए। बोलिए, 6 मंथ्स। आपको ये बताया गया था कि क्वार्टर वाइज इसमें कैलकुलेशन होता है। अब देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर हो गया। अप्रैल, मई, जून, ये दूसरा क्वार्टर हो गया। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीसरा क्वार्टर हो गया। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये चौथा क्वार्टर हो। ठीक है, नियम हम पहले देख चुके थे, फिर सुन लीजिएगा। प्रति क्वार्टर 5% की मूल्य में कमी की जाएगी। जो दे रखा आपके टैक्स 9,600 उसमें 5% की कमी की जाएगी पर क्वार्टर, प्रति क्वार्टर में। एक बात। दूसरी बात, क्वार्टर की शुरुआत कहाँ से होगी? जिस तारीख को माल खरीदा था, वो महीना किस क्वार्टर में, डेट कोई सी भी हो, 1 से लेकर 30-31 तक कोई सी भी डेट हो, महीना देखिएगा। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, महीना इम्पोर्टेंट है। और ये हुआ था हमारे सितंबर में, और सितंबर आ रहा ये, तो ये फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है। और आपके आई थी 31/3/2020 को, तो यहाँ 6 महीने गिनने हैं। यहाँ पर कितने क्वार्टर आ रहे हैं ये देखना। तो पहला क्वार्टर तो आएगा ये फर्स्ट क्वार्टर, नंबर 1 क्वार्टर। ठीक है। दूसरा इसके बाद आएगा क्वार्टर ये सेकंड क्वार्टर। और फिर मार्च आ रहा है कहाँ? यहाँ, ये रहा मार्च, ये थर्ड क्वार्टर हो गया। तो आपको इस पीरियड का ध्यान रखना है। इस पीरियड में कितने क्वार्टर आ रहे हैं वो क्वार्टर का ध्यान रखना है, और हर क्वार्टर का 5% की दर से कमी करनी है। तो 5% कम होगा यहाँ, 5% कम होगा यहाँ, और 5% कम होगा यहाँ, और कुल मिलाकर के टोटल 15% की कमी आपको करनी है। जो लायबिलिटी आपके दे रखी है 9,600 रुपये की CGST और SGST में। बात समझ में आ गई? अब आइएगा, मैं यहीं पर ही ले रहा हूँ इसको। Therefore, at the rate of 5% per quarter,
प्रति क्वार्टर 5% की दर से टोटल 15% लायबिलिटी of CGST and SGST is to be reduced। इसलिए प्रति क्वार्टर 5% की दर से CGST और SGST का दायित्व कुल 15% से कम किया जाए। बात समझ में आ गई? लिख लीजिए आप, नहीं तो अब कमी कर रहे हैं हम, तो 9,600 इंटू 15%, बोलिए। है जी 1,440। 1440 ये कम कर दिया जाए तो टैक्स लायबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। अब आइएगा कैपिटल गुड्स। 9660 माइनस 1440, बोलिए। 8220। ओ सॉरी, तो वहाँ ठीक है, वहाँ तो सही लिखो। हाँ ठीक 9600 8160। अब हमें जो टैक्स लायबिलिटी बनती है हमारी कैपिटल गुड्स पर, वो बनेगी 8160। अब 8160 कमी करने के बाद टोटल टैक्स पेएबल, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी बोलिए उत्तर 0,616 लिख दो। ऐड करना तीनों को। हाँ 16,160। चेक करो, उत्तर चेक करो। हाँ सर, नहीं सर, यहाँ पे 16,320 आ रहा है। 320 16,320 160 का और माइनस में आ रहा है 9,600। ओहो 14, वही ये कितना आ रहा कम? 16 अपना आ रहा है 16,160 और इनका आ रहा है 16,320। वेट एक गलती हो रही। 9,600 का तो 9,600 वही ठीक। वेट 9,600 में से 1440 यहाँ कम करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 9,600 में से यहाँ किया, चाहे 12 से 15 16 06 18 सॉरी 16,160 और इसके आ रहा है 16,320। अंतर कितना आ रहा है? 160 का फिगर कहाँ रह गए? 4,800 3,200 16,000 हो गया। 16,000 9,600 और 9,600 टोटल कितना हो गया? तो उसका एक 19,200 और 1,440 जोड़े, इसमें कितना हो गया? 4 4 2 6 20,640। आगे 9,600 1440 कम किया, 19,200 में से कम करना ज़रा। 1,440 को 2 से गुना करें कितना होगा? 1,440 को 2 से 2880 दिया था। 16,320 आ गया ना। ठीक है, ये 9,000 इस तरह से लिखें इसको, देखिएगा
इस तरह से 9,600 प्लस 9,600, ठीक है, ये हुआ दोनों का टोटल 19,200। चेक करो। यस सर। लेस 1440 प्लस 1440, बोलो 2880, यस सर। घटाओ 2880, ये 16,300 आ गया, ये 16,300। इस तरह से टोटल में से करना है। अलग अलग किया था, इसको 60 का डिफरेंस हो गया, टोटल में से करना है, 16,320 आ गया। ये देखिए कैपिटल गुड्स में इस बात का ध्यान रखना, हर क्वार्टर में 5% की कमी करनी है। जिस तारीख को माल परचेज किया था उस तारीख से ड्यू डेट ऑफ पेमेंट की 31/3/2020 तक के कितने महीने होते हैं और उन महीनों में कितने क्वार्टर आते हैं, 1 2 3 4, ज़्यादा से 4 क्वार्टर आएंगे, कम से कम 1 क्वार्टर तो आएगा ही आएगा। तो जितने क्वार्टर आए उतने क्वार्टर पर हर क्वार्टर का 5% के हिसाब से कम कर दें, हो जाएगा। I think it is quite clear to you all, and with this we are going to complete this work. If there is any problem, then we will take it up input tax credit, otherwise we will start the new topic next day. I wish you good luck and thank you.